हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1947 के बारे में। ये एक बहुत स्मॉल एक्ट है, बट दिस इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर सीबीआई, एपीपी और दिल्ली गवर्नमेंट एपीपी एग्जाम्स, बट फॉर अदर वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंडेक्स क्या कहता है। द दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 बताता है टोटल हमारे पास 7 सेक्शन है, जिसमें से 2 सेक्शन हमारे हट चुके हैं। पहला सेक्शन 7 रिपील्ड है और सेक्शन 6A जो कि अभी हाल ही में स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन इट्स जजमेंट सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो टोटल 6 सेक्शंस हैं, तो उसको शुरू करते हैं, ठीक है। सी, one by one we are going to dissect each and every word of this section in order to have a better clarity of this act. So take your pen or marker whatsoever you are having with yourself and mark along with me. So let's start. The Delhi Special Police Establishment Act 1946, when does it came into force? इट वॉज द एक्ट ऑफ 25 ऑफ 1946, यानी कि 1946 में एक्ट 25th एक्ट जो कि बना वो था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑन 19th नवंबर 1946। क्या कहता है? एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल पुलिस फोर्स इन दिल्ली for the investigation of certain offences in the union territory, for the superintendence and administration of the said force, and for the extension to the other areas of the powers and jurisdiction of members of the said force in regard to the investigation of the said offence. बेसिकली ये पैराग्राफ बात करता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट, एंड अलॉन्ग विद द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट ये बात करता है जुरिस्डिक्शंस एंड पावर जो कि इस एक्ट में दी गई हैं। सबसे पहली लाइन जो अंडरलाइन है, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल पुलिस फोर्स। सो द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज़ टू मेक अ स्पेशल पुलिस फोर्स, एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दैट पुलिस फोर्स? टू इन्वेस्टिगेट सर्टेन ऑफेंसेस जो कि डिफाइन हैं। उन सर्टेन ऑफेंसेस को हम लोग डील करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई है जो कि नॉट ओनली इन यूनियन टेरिटरी बट इट विल वर्क इन दिल्ली एज वेल, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरिटेंडेंस ये सब हम लोग आगे देखेंगे कहाँ कहाँ एक्सटेंड करता है, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ कहता है वेर एज इट इज़ नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल पुलिस फोर्स इन दिल्ली फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस in the union territory or as well, and to make provisions for the superintendence and administration of the said force for the extension of two other areas of the powers and jurisdiction of the members of said force in regard to the investigation of the said offense. बेसिकली ये यही बात करता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पेशल पुलिस फोर्स की एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड होगा, किस तरीके से इसको कंट्रोल, पावर, सब चीज़ें डिराइव की जाएंगी, ये सब चीज़ें इस एक्ट में डिस्कस की गई है। सो सबसे पहले सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। सो द मेन this act is termed as the Delhi Special Police Establishment Act and it extends to whole of India. फिर आता है ये सेक्शन 1A, दिस वॉज इंसर्टेड बाय 2003 अमेंडमेंट एक्ट। इन दिस द वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड herein and not defined but defined in Central Vigilance Act 2003 shall have the same meaning respectively assigned to them in that act. बेसिकली ये बात करता है कि सेंट्रल विजिलेंस एक्ट में अगर कोई चीज़ डिफ़ाइन है जो कि यहाँ पे नहीं डिफ़ाइन है, कोई वर्ड और एक्सप्रेशन अगर इस एक्ट में यूज़ हुआ है बट उस वर्ड और एक्सप्रेशन की मीनिंग इस एक्ट में नहीं है, बट वो वर्ड और एक्सप्रेशन की मीनिंग हमको कहाँ मिलती है? सेंट्रल विजिलेंस एक्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रल विजिलेंस एक्ट की मदद से इसकी मीनिंग हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये सेंट्रल विजिलेंस एक्ट के बारे में दिया गया है, तो इसको हम लोग एक तरीके से जानेंगे, एमसीक्यू बेस्ड में आ सकता है। सेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। सो
क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या किस तरीके से वर्क करता है, क्या पावर्स हैं स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की, ये डिस्कस करेंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द पुलिस एक्ट। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद, इसके बावजूद अगर कोई चीज़ दी हुई है तो द सेंट्रल गवर्नमेंट मे कॉन्स्टिट्यूट a special police force to be called as Delhi Special Police Establishment for the investigation in any union territory of the offence notified under section 3। यानी कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो ये पर्टिकुलर स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट दिल्ली का डील करेगा, उन ऑफेंसेस को डील करेगा जो ऑफेंसेस इसी एक्ट में सेक्शन 3 में डिफाइन है। तो हम लोग वो अभी लेटर ऑन स्टेज पे देखेंगे सेक्शन 3 में कौन कौन से ऑफेंसेस डिफाइन है। तो बेसिकली ये बोलता है कि ये एक्ट किसके द्वारा बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट की है स्पेशल पुलिस फोर्स, जिसका काम क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, जिसका काम है फॉर इन्वेस्टिगेशन इन दिल्ली एज वेल एज इन एनी यूनियन टेरिटरी ऑफ ऑफेंसेस विच आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं क्लॉज सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बोलता है सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ। हाँ, तो हम लोग देखते हैं सबसेक्शन 2 बोलता है सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ, मेंबर्स ऑफ द सेड पुलिस एस्टेब्लिशमेंट शैल हैव थ्रू आउट any union territory in relation to the investigation of such offences and arrest of persons concerned in such offences all the powers, duties, privilege and liability which police officer of that union territory have in connection with the investigation of offences committed therein। बेसिकली ये बोलता है जो भी स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के ऑफिसर्स के पास पावर है वो किससे सिमिलर है, सिमिलर पावर है जो कि एक ऑर्डिनरी यूनियन टेरिटरी या स्टेट में जो भी पुलिस डिपार्टमेंट होता है उनके ऑफिसर्स के पास जो पावर होती है वो सारी सिमिलर राइट्स, ड्यूटीज़, प्रिविलेज, लाइबिलिटीज़, पावर सब कुछ सेम टू सेम सिमिलर है उस पर्टिकुलर ऑफेंस को डील करने के लिए। ठीक है। उसके बाद इवन अरेस्ट ऑफ पर्सनस कंसर्न इन सच ऑफेंस, यानी कि अरेस्ट के रिगार्डिंग भी सिमिलर पावर है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे एक ऑर्डिनरी पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर होती है, सिमिलर पावर्स ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की है। बेसिकली डिफरेंस क्या है कि उस पुलिस ऑफिसर के पास सारे तरह के एक्ट जो कि आईपीसी या अदर लॉ में डिफाइन है उन सब का इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है, बट यहाँ पे जो ऑफिसर है उसके पास केवल उन्हीं ऑफेंसेस के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेट या अरेस्ट करने की पावर है जितनी वो सेक्शन 3 में ऑफेंसेस डिफाइन है, उसके अलावा नहीं है। फिर आते हैं सबसेक्शन 3 में, एनी मेंबर ऑफ द सेड पुलिस एस्टेब्लिशमेंट और अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मे सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर which the central government may make in this behalf exercise in any union territory any of the powers of the officer in charge of a police station in the area in which he is for the time being, and when so exercising such powers shall subject to any such orders as aforesaid be deemed to be an officer in charge of a police station discharging function of such an officer within the limit of his station। देखो इसको हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे, डाइसेक्ट करके। सबसे पहले बोलता है एनी मेंबर ऑफ द सेड पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो पुलिस बनी है उसमें कोई भी मेंबर उस एस्टेब्लिशमेंट का जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से अबव है, ऑफ और अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी कि आइदर ही इज सब इंस्पेक्टर और अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, किसमें, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो पुलिस ऑफिसर है वो कोई सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर पाने के बाद क्या कर सकता है, अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। किस तरीके से, एनी ऑफ द पावर्स ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ऑर्डिनरी पुलिस स्टेशन में जिस तरीके से एक ऑफिसर इंचार्ज होता है, एसएचओ जिसको बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दैट पुलिस स्टेशन, उसी तरीके से उसकी सिमिलर पावर होती है जहाँ जहाँ वो इस चीज़ को अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है। यानी कि बेसिकली सब इंस्पेक्टर या अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, एनी पर्सन हु इज़ अटैच्ड टू दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ही हैज़ सेम पावर एज द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ ऑर्डिनरी पुलिस स्टेशन। ठीक है।
फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर्स, यानी कि जो भी कुछ पावर दी गई है वो हम ये मानेंगे डीम पावर है, जैसे कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास पावर होती है अपने स्टेशन में अपने लिमिटेशन में एक्सरसाइज करने की। सिमिलर यहाँ पे दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो पुलिस ऑफिसर है जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक का है या उसके ऊपर की रैंक का है, उसके पास सिमिलर पावर है स्टेशन हाउस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि ऑर्डिनरी पुलिस स्टेशन में है उसके जैसा सिमिलर। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 बोलता है ऑफेंसेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई द ऑफेंसेस और क्लास ऑफ ऑफेंसेस विच आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। यानी कि सेक्शन 3 बेसिकली ये बोलता है कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि ये इस्टेब्लिशमेंट डील करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो इसके रिगार्डिंग सिंपल सा एक टर्म में बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्पेसिफाई करेगी ऑफेंस या क्लास ऑफ ऑफेंसेस के बारे में वो ये इस्टेब्लिशमेंट इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर देखते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। हम लोग देखते हैं सुप्रिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल। अब यहाँ पे कौन सुप्रिटेंड करेगा और एडमिनिस्ट्रेट करेगा स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को। द सुप्रिटेंडेंस ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इन सो फार एज इट रिलेट्स टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस alleged to have been committed under Prevention of Corruption Act shall vest in the commission। यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो कमीशन शैल हैव सुप्रिटेंडेंस ओवर मैटर ऑफ करप्शन, यानी कि जो भी करप्शन के मैटर हैं, यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर कोई ऑफेंसेस अगर होते हैं उन ऑफेंसेस पे कौन सी कमीशन है जो सुप्रिटेंड करेगी। यानी कि यहाँ पे स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो भी ऑफिसर है जिसने करप्शन के मैटर को इन्वेस्टिगेट किया उसके ऊपर सुप्रिटेंडेंस कौन करेगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो कमिश्नर है उसकी अथॉरिटी होगी। बेसिकली ये इतना कहना चाहता है कि जैसे एक नॉर्मल पुलिस वाले के ऊपर किसकी, उसके एसपी की, डीआईजी की, एसएसपी की होती है सबऑर्डिनेंस, वैसे ही यहाँ पे ये बोलता है कि जो भी ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो अपनी रिपोर्ट या अपनी इन्वेस्टिगेशन किसको फॉरवर्ड करेंगे, अपने उस सीनियर को, सुप्रिटेंडेंट जो सीनियर है उनका। और यहाँ पे कौन सुप्रिटेंड करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, अगर कोई मैटर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से डील करता है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो कमिश्नर है वो डील करेगा। सेकेंड सबसेक्शन बोलता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 द सुप्रिटेंडेंस ऑफ द सेड पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इन ऑल अदर मैटर शैल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि एक्सेप्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो कि हमने अभी सबसेक्शन 1 में डिस्कस किया कि अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड कोई मैटर है तो वहाँ पे कमीशन कौन सुप्रिटेंड कौन करेगा इन लोगों के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कमिश्नर। बट अगर कोई अदर मैटर है जिससे ये एस्टेब्लिशमेंट डील कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, तो वहाँ पे सुप्रिटेंडेंस होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। साफ ये बोलता है, अंडरलाइन है, द सुप्रिटेंडेंस ऑफ द सेड पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इन ऑल अदर मैटर शैल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इट इज़ क्लियर। फिर सबसेक्शन 3 बात करता है the administration of the said police establishment shall vest in the officer appointed in this behalf by the central government, जिसको हम लोग डायरेक्टर बुलाएंगे, और क्या he shall exercise in respect of that police establishment such of the powers exercisable by an inspector general of police। यानी कि जितना एक आईजी पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल की पावर होती है उतना ही वो डायरेक्टर एक्सरसाइज करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पुलिस फोर्स इन अ स्टेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ।
यानी कि सिमिलरली ये बोलता है कि जो भी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो इनका हेड होगा, सीनियर होगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और वो जो इसको अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम लोग बुलाएंगे डायरेक्टर। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट में जो सीनियर अथॉरिटी होगी, सुपरिटेंडेंस वाली होगी, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ही विल बी टर्म्ड एज डायरेक्टर। और जिसके पास कौन सी पावर होगी? जितनी एक ऑर्डिनरी पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर जनरल की पावर होती है, सारी पावर उसके पास वेस्ट करेगी। और वो पुलिस डिपार्टमेंट यानी इनका इस्टेब्लिशमेंट चाहे स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ भी नोटिफाई करे, वहाँ इस्टेब्लिश है। उसके बाद 4A पे आते हैं। 4A बात करता है कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी डायरेक्टर को। ये तो हम लोगों ने अभी सेक्शन 4 के सब क्लॉज 3 में, सब सेक्शन 3 में देख लिया कि डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। अब वो डायरेक्टर कैसे बना जाएगा? वो डायरेक्टर बनेगा रिकमेंडेशन पे। रिकमेंडेशन किसके द्वारा? कमेटी, एक कमेटी बनेगी, कमेटी गठित होगी, उसके द्वारा रिकमेंडेशन होगा, और उस रिकमेंडेशन के आधार पे डायरेक्टर अपॉइंट होगा। अब यहाँ पे 4A बात करता है उस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होंगे। देखो, कमेटी के मेंबर होगा, सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर होगा, जिसको हम लोग चेयरपर्सन बोलते हैं। फिर एक लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, यानी कि अपोजिट पार्टी में जो है वो लीडर होगा। एज सच इन द हाउस ऑफ पीपल और वेयर देयर इज़ नो सच लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा नहीं है, देन द लीडर ऑफ अ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन दैट हाउस। यानी कि सपोज करिए अगर कोई अपोजिशन पार्टी में लीडर नहीं है, तो हम देखेंगे अदर जो भी अपोजिट पार्टी हैं, विनिंग पार्टी के अपोजिट में, उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका लीडर अपॉइंट होगा। फिर थर्ड कौन होगा? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कमेटी किन किन चीज़ों, कितने लोगों से कंसिस्ट करती है, और वो डायरेक्टर अल्टीमेटली अपॉइंट करेगी। फिर होता है सबसेक्शन 2, बोलता है नो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ एनी वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ अ मेंबर इन द कमेटी। यानी कि कोई भी अपॉइंटमेंट डायरेक्टर का इनवैलिड नहीं माना जाएगा अगर कोई भी इस कमेटी के मेंबर मौजूद नहीं है। अगर सपोज कि 3 4 5 मेंबर जो भी कंसिस्ट होता है, उसमें से 1 2 मेंबर एब्सेंस हैं, तो ये नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो एब्सेंस थे तो आपने रिकमेंड करके डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया तो ये इनवैलिड है। इसको हम लोग इनवैलिड नहीं कहेंगे, भले ही कोई भी कमेटी का मेंबर एब्सेंट हो उससे, या वेकेट हो वो सीट, तो उससे हम लोग अपॉइंटमेंट को इनवैलिडेट नहीं करेंगे। इसीलिए क्लियर बोला है, नो अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर शैल बी इनवैलिड मियरली बाय रीजन ऑफ एनी वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ अ मेंबर इन द कमेटी। फिर बोलता है सबसेक्शन 3, द कमिटी शैल रिकमेंड अ पैनल ऑफ ऑफिसर्स। अब यहाँ पे जो ऑफिसर्स कमिटी रिकमेंड करेगी उनके बारे में देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेस। यानी कि जो ऑफिसर्स दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अपॉइंट होंगे, उनको किस बेसिस पे रिकमेंड करेगी ये कमेटी, देखते हैं। अब देखेंगे कौन ऑफिसर्स की सीनियरिटी पे, इंटीग्रिटी पे, उनके वर्क पे, एक्सपीरियंस पे, इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस पे, और कितने उन्होंने एंटी करप्शन केसेस डील किए उन बेसिस पे। सेकंड क्या है? चूजन फ्रॉम अमंग ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू इंडियन पुलिस सर्विस कंस्टिट्यूटेड अंडर ऑल इंडिया सर्विस एक्ट। यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस से ही हम लोग अपॉइंट करेंगे ऑफिसर्स को। सो अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स विल बी अमंग द ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू द इंडियन पुलिस सर्विस विच इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर ऑल इंडिया सर्विस एक्ट फॉर बीइंग कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर। यानी कि यहाँ पे ये बात हो रही है, द कमिटी शैल रिकमेंड अ पैनल ऑफ ऑफिसर्स। ये पैनल ऑफ ऑफिसर्स होंगे पहले, और दूसरा बात कर रही है कि इन्हीं में से इंडियन पुलिस सर्विस में जो बंदा वर्क किया है, द पर्सन हु हैज़ वर्कड इन इंडियन पुलिस सर्विस, इन्हीं में से हम लोग डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। सो यानी कि ये नहीं है कि कमेटी अगर है प्राइम मिनिस्टर और ये लीडर ऑफ अपोजिशन चीफ जस्टिस जो कंसिस्ट करते हैं, ये ऐसे ही किसी भी बंदे को नहीं डायरेक्टर बना देंगे। द डायरेक्टर शैल बी द पर्सन हु इज़ अमंग बिलोंगिंग टू द इंडियन पुलिस सर्विस। यानी ही शैल बी बिलोंगिंग टू इंडियन पुलिस सर्विस, एंड सीनियरिटी बेसिस पे भी देखेंगे कि हु इज़ द सीनियर अमंग देम अदर ऑफिसर्स। इन सब बेसिस पे हम लोग अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग ने सबसेक्शन
3 में जो देखा, द कमिटी शैल रिकमेंड अ पैनल ऑफ ऑफिसर्स। जो पैनल ऑफ ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे हम लोग पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पैनल ऑफ ऑफिसर्स, यानी कि पहले रिकमेंड करेगी 10-15 लोगों के नाम ये कमेटी। वो 10-15 लोग कौन होंगे? वो 10-15 लोग सीनियर होंगे, एक्सपीरियंस होगा जिनके पास इन्वेस्टिगेशन का, जिनके पास एंटी करप्शन केसेस डील किए होंगे, और सेकेंडली वो इंडियन पुलिस सर्विस के अकॉर्डिंग ही चूज़ होके आए होंगे। ये 10-15 जो भी पैनल ऑफ ऑफिसर्स हैं, इनमें से फिर हम लोग डिसाइड करेंगे डायरेक्टर को। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग सीरियसली सीधे सीधे 2 नाम रिकमेंड कर दिए या 1 नाम रिकमेंड कर दिए। पहले पैनल ऑफ ऑफिसर्स कंसिस्ट होंगे, उन पैनल ऑफ ऑफिसर्स में से फिर हम लोग डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। फिर देखते हैं टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 4B बात करता है टर्म एंड सर्विस ऑफ डायरेक्टर। तो सिंपली कहता है द डायरेक्टर शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड फॉर नॉट लेस देन 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एज्यूम्स ऑफिस। मैंने डायरेक्टली जो अंडरलाइन वर्ड है उसको रीड किया है फॉर द बेटर कन्वीनियंस और लेक्चर को छोटा रखने के लिए। सो द डायरेक्टर शैल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years फ्रॉम द डेट ही एज्यूम्स ऑफिस। प्रोवाइजो क्या कहता है? द पीरियड फॉर विच डायरेक्टर होल्ड द ऑफिस इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4A फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बी एक्सटेंडेड अप टू 1 year एट अ टाइम। यानी कि द डायरेक्टर शैल नॉट बी अपॉइंटेड लेस देन 2 years एंड विच में एक्सटेंड टू 1 year एट अ टाइम, यानी एक बार में 1 year तक एक्सटेंड हो सकता है, फर्दर फिर हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, बट 1 year एट अ टाइम बोला है, इसीलिए एट अ टाइम वर्ड को ध्यान रखना है। फिर बोलता है नो सच एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ 5 year पीरियड इन टोटल इंक्लूडिंग द पीरियड मेंशन इन इनिशियल अपॉइंटमेंट। यानी कि सिंपली ये बोलता है 3 चीज़ें। पहला बोलता है द डायरेक्टर मस्ट बी अपॉइंटेड एट लीस्ट फॉर 2 years, और इंक्रीज हो सकती है फर्दर 1 year एट अ टाइम, और मैक्सिमम 5 years तक के लिए ही शैल बी अपॉइंटेड, यानी 5 years से ज़्यादा नहीं। फिर बोलता है सबसेक्शन 2 द डायरेक्टर शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द कमेटी। यानी कमेटी कौन सी, जो हम लोगों ने सेक्शन 4A में डिस्कस की थी, उस कमेटी के कंसेंट के बिना डायरेक्टर को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 4A जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। कमेटी किससे कंसिस्ट होगी? प्राइम मिनिस्टर से, लीडर ऑफ अपोजिशन से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब लोगों से कंसिस्ट होगी, उनके बारे में। फिर सेक्शन 4BA डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग भी प्रोसिक्यूशन CBI APP का एग्ज़ाम देंगे, तो ये सेक्शन रेलिवेंट हो जाता है। There shall be a directorate of prosecution headed by director who shall be an officer not below the rank of joint secretary to the government of India for conducting prosecution of cases under this act। यहाँ पे बात करता है प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसिक्यूट करेगा इन मैटर्स को, जो कि सेक्शन 3 में डिफाइन दिए गए हैं पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, जो कि ऑफेंसेस हैं, उनको प्रोसिक्यूट करेगा कौन? प्रोसिक्यूशन करेगा डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन करेगा, जिनका हेड होगा डायरेक्टर। और ही जो डायरेक्टर हेड होगा, ही शैल नॉट बी अ ऑफिसर बिलो रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन अंडर दिस केस। The director of prosecution shall function under overall supervision and control of director। यानी कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ओवरऑल कंट्रोल रहेगा डायरेक्टर के। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को। द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन इन द रूल relating to his condition of service continue to hold office for a period of not less than 2 years from the date। यानी कि एटलीस्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एटलीस्ट 2 years तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा, विच में बी एक्सटेंडेड, क्योंकि यहाँ पे फर्दर कुछ नहीं दिया गया है कि मैक्सिमम 5 years होगा या ये होगा, बस इतना बोला है नॉट लेस देन 2 years। 4C बोलता है अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव एक्सटेंशन एंड कर्टेलमेंट ऑफ देयर टेन्योर। यानी कि जितने भी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP अपॉइंटमेंट होगी SP के पोस्ट के लिए या उससे अबव की पोस्ट के लिए, उनके टेन्योर क्या होगा, उनकी पावर्स, ये सब। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑफिसर्स टू द पोस्ट ऑफ द लेवल ऑफ SP एंड अबव
एक्सेप्ट डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर की पोस्ट छोड़ के बट एसपी या उससे अबव की पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी किसके, ऑन द एंड ऑल्सो रिकमेंड एक्सटेंशन और कर्टेलमेंट ऑफ द टेन्योर ऑफ सच ऑफिसर्स। यानी कि उस ऑफिसर्स की हम लोगों को टेन्योर रोकना है या टेन्योर इंक्रीज करना है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इन दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट में, किसके रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। यहाँ पे दूसरी कमेटी की बात हो रही है। पहली कमेटी थी डायरेक्टर अपॉइंट करने की, दूसरी कमेटी है कि अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी या उससे अबव की रैंक पे, बट नॉट डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर की ऑलरेडी अपॉइंटमेंट दिया हुआ है 4A में। यहाँ पे 4C में एसपी या उससे अबव की रैंक के लिए एक कमेटी होगी, जो कमेटी कंसिस्ट करेगी, चेयरपर्सन होगा उसका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मेंबर्स होंगे उसके विजिलेंस कमिश्नर और सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होंगे, इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी होम मिनिस्ट्री होगी, और सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल। तो यानी कि ये मेंबर होंगे जो कि एसपी या उससे अबव की रैंक के ऑफिसर्स बट नॉट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे इस एस्टेब्लिशमेंट के अंडर, प्रोवाइडेड दैट द कमिटी शैल कंसल्ट द डायरेक्टर बिफोर सबमिटिंग इट्स रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि ये कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजने से पहले कंसल्ट करेगी। शैल वर्ड है, यानी कि इट इज़ मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी फॉर द कमिटी टू कंसल्ट द डायरेक्टर बिफोर सबमिटिंग इट्स रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देयर आफ्टर सबसेक्शन 2 बोलता है, ऑन रिसीविंग द रिकमेंडेशन अंडर सबसेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट टू गिव इफेक्ट टू द सेंट्रल रिकमेंडेशन। देयर आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगा ऑर्डर। सब सेक्शन, उसके बाद आता है सेक्शन 5 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट टू अदर एरियाज़। यहाँ पे बात करता है पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन इस इस्टेब्लिशमेंट की अदर एरियाज़ में क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सटेंड टू एनी एरिया, यानी कि इंक्लूडिंग रेलवे एरियाज इन अ स्टेट नॉट बीइंग यूनियन टेरिटरी, यानी कि अदर देन यूनियन टेरिटरी जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की इवन गवर्नमेंट भी नहीं है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में रेलवे एरियाज तक इंक्लूड कर सकता है किसकी पावर, इसकी दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की, or the power and jurisdiction of the member of Delhi Special Police Establishment for the investigation of any offences or class of offences specified in notification under subsection 3। यानी कि सिंपली ये बोलता है कि किसी भी स्टेट में इंक्लूडिंग रेलवे एरियाज़ और नॉट बीइंग अ यूनियन टेरिटरी इन अ स्टेट नॉट बीइंग अ यूनियन टेरिटरी, यानी कि किसी भी स्टेट में ये पावर एक्सटेंड कर सकती है अगर जो स्पेसिफाइड ऑफेंसेस हैं जो कि सेक्शन 3 में हैं उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करने की। When by any order under subsection 1 the power and jurisdiction of a member of the said police establishment are extended to any such area, subject to any order which the central government may make in this behalf, discharge the function of a police officer in that area and shall be deemed to be a member of police force of that area and be vested with the powers and functions and privileges of a police officer belonging to that area। सिंपली कह रहा है कि अगर किसी स्टेट में कोई ऑफेंसेस उस पर्टिकुलर सेक्शन 3 में हुआ है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की ऑफिसर्स की पावर सिमिलर रहेगी जो कि एक ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर की उस स्टेट में रहती है, और उसी के बारे में ये बात किया है। सबसेक्शन 3 बोलता है where any such order under subsection 1 is made in relation to any area then without prejudice to the provision of subsection 2 any member of the Delhi special police establishment or above the rank of SI may subject to any order with the central government may make in this behalf exercise the power of officer in charge of a police station in that area and when so exercising such power shall be deemed to be an officer in charge of a police station discharging the function of such an officer within the limit of his station। यानी कि जैसे कि एक ऑर्डिनरी पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास पावर होती है, सिमिलरली दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट में जो कि ऑफिसर है उस सब इंस्पेक्टर का या उसके ऊपर के लेवल का, वो सिमिलर पावर एंजॉय करेगा और एक्सरसाइज करेगा। सेक्शन 6 बात करता है कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पे ये बोलता है एक्सरसाइज पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन इन एनी एरिया
इन अ स्टेट नॉट बीइंग अ यूनियन टेरिटरी, यानी कि एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी और एक्सेप्ट रेलवे एरियाज, कोई भी एरिया में एक्सरसाइज कर सकता है ये पावर, बट सब्जेक्ट टू विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट। यानी कि एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी और रेलवे के एरिया में कंसर्न टू बी टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अगर कोई सेक्शन 6 बोलता है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, कहता है कि अगर, सीधी सी बात है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, तो ये अप्लाई होगा जहाँ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर रीच करती है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ में, रेलवे के मैटर में और सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में। अब बट ये यहाँ पे बोलता है कि अगर दिल्ली में अगर बोलता है कोई भी स्टेट में अगर ये पावर एक्सरसाइज करनी है, तो उस पावर को एक्सरसाइज करने से पहले, उस जुरिस्डिक्शन में कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसल्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के बिना उस स्टेट की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट, उस स्टेट की गवर्नमेंट के कंसेंट के बिना आप वहाँ पे उस एरिया में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, यानी कि एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी और रेलवे, आपको स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा। इसीलिए वर्ड है कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज ऑन पावर एंड जुरिस्डिक्शन इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। Section 6A. Section 6A has been struck down by the Supreme Court in the latest 2022 judgment of Subramaniam Swamy versus Union of India, जिसमें फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं सेक्शन 6 से क्या बात करता है। सेक्शन 6 से बेसिकली कहता है द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट शैल नॉट कंडक्ट एनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर Prevention of Corruption Act except with the previous approval of the central government, where such allegation relates to employees of central government of the level of joint secretary or above, or any officer appointed under central government in corporation established by central act, or government companies, societies and local authorities controlled by that central government। यानी कि बेसिकली कहता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में का जो कोई मैटर है, उसमें कोई पर्सन है जो कि जॉइंट सेक्रेटरी या उससे अबव की रैंक का है, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, या कोई कंपनी है, अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित, उन सब के अगेंस्ट में अगर आपको कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस चीज़ को स्ट्रक डाउन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि 2003 में ये 6A ऐड हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2003 से ही स्ट्रक डाउन वाला लॉ अप्लाई होगा, यानी 2003 से ही हम मानेंगे कि जिसके भी खिलाफ ये हुआ है ये गलत है। Notwithstanding anything contained, no such approval shall be necessary for cases involving arrest of person on spot, यानी कि अगर कोई ऑन स्पॉट अरेस्ट कर लिया है एक्सेप्टिंग ब्राइब लेते हुए या कोई तरीके का ग्रेटिफिकेशन लेते हुए, तो ऊपर वाला प्रोविज़न नहीं अप्लाई होगा, यानी कि भले ही वो जॉइंट सेक्रेटरी या उसकी अबव रैंक का ऑफिसर है या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो तब हमें प्रीवियस अप्रूवल नहीं लेना होगा अगर हमने तुरंत उसको ब्राइबरी के ऑफेंस में पकड़ा है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में। बट ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इट इज़ स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड सेक्शन 7 इज़ ऑलरेडी रिपील्ड। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट so that I could make more videos. Thank you.